नमस्कार बच्चों, मेरा नाम है अनिल देवड़ा। स्कूल गुरुजी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो फिर से लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को कुलाम्स लॉ के ऊपर या कुलाम्स लॉ पर बेस्ड न्यूमेरिकल बताए थे। आज ही उसी की ही क्लास है, फिर से मैं आपको न्यूमेरिकल बताने जा रहा हूँ, लेकिन थोड़ा सा उसका लेवल थोड़ा सा अच्छा होगा। ठीक है, नीट वगैरह या आईआईटी वगैरह में इस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो आपको किस तरीके से अप्रोच करना है, किस तरीके से सोचना है इन क्वेश्चंस के बारे में, वो आज हम देखेंगे। ठीक है, तो चलिए बिना कोई समय गंवाए मैं आप लोगों को बताता हूं। तो कल मैंने 5 क्वेश्चंस आप लोगों को बता दिए थे। आज का जो छठा क्वेश्चन है वो किस तरीके से है, तो लिखा हुआ है 3 चार्जेस ईच ऑफ 5 × 10⁻⁻6 कूलम, और मैंने बताया था 10⁻⁻6 की जगह पे यहां पर आपको 5 माइक्रो कूलम भी बोल सकता है, यानी माइक्रो मतलब 10⁻⁻6 होता है। ठीक है, आर प्लेस्ड एट द वर्टिसाइज ऑफ अ इक्विलेटरल ट्राइंगल ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर। द फोर्स एक्सर्टेड ऑन द ईच चार्ज 1 माइक्रोकूलम प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ अ ट्राइंगल विल बी। तो अब ये क्वेश्चन को देखिए किस तरीके से हम इसको अप्रोच करेंगे, किस तरीके से करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले इसका ड्रॉ देखते हैं किस तरीके से हम बनेगा। तो कुछ एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है। इक्विलेटरल ट्राइंगल का मतलब क्या होता है कि दैट ट्राइंगल इन विच ऑल साइड्स आर इक्वल टू ईच अदर। तो एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है जिसकी साइड्स हमको कितनी दे दी है, तो हर साइड उसकी कितनी है, 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर की साइड्स है। ठीक है, और जो चार्जेस की वैल्यू है, जो जिसके वर्टिसाइज पे चार्ज जो रखे हुए 10⁻⁻6 कूलम, 5 × 10⁻⁻6 कूलम, ठीक है, और 5 × 10⁻⁻6 कूलम चार्जेस जो इसके वर्टिसाइज पर प्लेस्ड है। बट अब यहां पर तो हमारे सामने थोड़ी सी प्रॉब्लम क्या है कि एक उन्होंने चार्ज कहां बोला है, तो एक चार्ज बोला इसके सेंटर पे रखना है, और इसके ऊपर हमें बताना है कि ये जो माइक्रो कूलम चार्ज है इसके ऊपर नेट फोर्स कितना होगा। तो अच्छा, थोड़ा सा यहाँ पर समझने की कोशिश कीजिए। तो यहाँ पर हम लोगों को कोई स्पेशली क्लैरिफाई नहीं किया है कि यहाँ पर जो 1 माइक्रो कूलम चार्ज जो है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो हम ऐसा पॉजिटिव ट्रीट करते हैं सभी चार्जेस को। तो अच्छा, अगर ये भी पॉजिटिव चार्ज है और ये भी पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव और पॉजिटिव के बीच में क्या होगा, रिपल्शन, यानी ये किस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा। ये भी पॉजिटिव तो ये इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, और ये भी पॉजिटिव है ये भी पॉजिटिव है, यानी ये इस डायरेक्शन में इसके ऊपर फोर्स लगाएगा। और यहाँ पर हम देखेंगे कि ये वाले जिस तरीके के क्वेश्चंस होते हैं ये हाईली सिमेट्रिक वाले क्वेश्चंस होते हैं, क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल पे हर एंगल पे फोर्स कितना लगा, मतलब इक्विलेटरल ट्राइंगल में हर एंगल कितना होता है, 60 डिग्री का होता है। इसका मतलब इसके ऊपर जो होगा, जब इसको अपन फोर्स रिजॉल्व करेंगे, इसके वर्टिसाइज देखेंगे, या फिर हम इसको बोलेंगे कि ये पूरा का पूरा जो फिनोमिना है या पूरा का पूरा जो आप लोगों को ये ज्योमेट्री दिख रही है, ये ज्योमेट्री किस तरीके की है, तो ये हाईली सिमेट्रिक ज्योमेट्री इसे कहते हैं। क्योंकि अब इसके ऊपर, इस सेंटर वाले के ऊपर नेट चार्ज निकालेंगे, तो इसके ऊपर नेट चार्ज यानी सारे चार्जेस का एक दूसरे का इफेक्ट अगर हम देखेंगे तो वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यानी इसके ऊपर नेट फोर्स कितना आ रहा है, तो इसके ऊपर नेट फोर्स की वैल्यू बच्चों कितनी आएगी, 0 आएगी। तो ये क्वेश्चन को आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ डायग्राम वाइज ही सॉल्व करना चाहिए। ठीक है, अगर आप बहुत ज्यादा इसके बारे में, आप जो डेटा दे रखा है इस डेटा को देख के अगर आप सॉल्व करने की कोशिश करने लग जाते हो, इधर उधर करने कर लग जाते हो, फोर्स निकालने लग जाते हो, फोर्स का रिजोल्यूशन निकालने लग जाते हो, एंगल ढूंढने लग जाओगे, तो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशन आप क्रिएट कर दोगे आप खुद के, अपने खुद के लिए। ठीक है, तो एक ये वाला क्वेश्चन, जब भी इक्विलेटरल ट्राइंगल से रिलेटेड इस तरीके का क्वेश्चन आता है तो ये बात जरूर ध्यान रखिएगा कि सिमेट्रिसिटी तो नहीं बन रही है। अगर कहीं पर सिमेट्रिसिटी, एक जैसी क्वांटिटी, एक जैसी फिक्स चीजें बन रही है, तो उसके ऊपर सेंटर वाले चार्ज के ऊपर नेट फोर्स जैसा इस क्वेश्चन में 0 आया, वैसा कहीं 0 तो नहीं आ रहा है, ये आपको पहले चेक करना है। ठीक है, तो इसलिए मेरा ये क्वेश्चन लेने का उद्देश्य यही था कि आप डेटा देख के कंफ्यूज ना हो। आप सबसे पहले डायग्राम और जो हमने बेसिक फिजिक्स के कॉन्सेप्ट हम जानते हैं, उन फिजिक्स के कॉन्सेप्ट्स को लेकर आप क्वेश्चंस को कितने हद तक सॉल्व कर पाते हो, वो मेन है, वो आप लोगों को आना चाहिए। और वो अगर आप लोगों को आ गया तो आप फिजिक्स का ये जो न्यूमेरिकल वाला जो पार्ट है वो काफी हद तक सिर्फ और सिर्फ फिजिक्स के बेसिक कॉन्सेप्ट से कवर हो जाते हैं। ठीक है,
तो उम्मीद है ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है कि 3 इक्वल चार्जेस। अब यहां पर ध्यान से देखिएगा, अब ये यहां से क्वेश्चंस थोड़े अच्छे से शुरू हो चुके हैं। तो 3 इक्वल चार्जेस प्लेस्ड ऑन द 3 कॉर्नर ऑफ अ स्क्वायर ऑफ अ साइड A, मतलब एक स्क्वायर है जिसकी साइड A है। इफ द फोर्स बिटवीन Q1 एंड Q2 इज F12 एंड that between Q1 and Q3 force F13 then the ratio of magnitude is। अब थोड़ा सा इस क्वेश्चन को थोड़ा सा समझिएगा, ठीक है। हालांकि इसका ड्रॉ हमें बनाना है, ड्रॉ दिया नहीं है, लेकिन ड्रॉ कुछ इस तरीके से इसका होगा कि हमारे पास क्या है, इस बार 3 चार्जेस हैं। 3 चार्जेस कौन कौन से? Q1, Q2 एंड Q3 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस, ठीक है। अब Q और वो जो 3 चार्जेस हैं वो एक स्क्वायर है और स्क्वायर की साइड कितनी दे दी है? तो स्क्वायर की साइड है A, मतलब यहाँ पर स्क्वायर की साइड है, तो ऑल साइड्स आर इक्वल टू ईच अदर। और यहाँ पर क्या है कि ये 3 चार्जेस 3 कॉर्नर पर रखे हुए, एक कॉर्नर के ऊपर कोई चार्ज नहीं है। अब इन दोनों के बीच में जो फोर्स लग रहा है, तो अगर ये सिमिलर चार्जेस है, दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव है, तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे। तो रिपेल करके ये वाला चार्ज जिसके ऊपर फोर्स इस डायरेक्शन में लगा रहा है, और इस फोर्स का नाम हमने रखा है F12, यानी फोर्स, ठीक है, यहाँ पर फोर्स बाय 1/2, ठीक है। अब देखिए ये नोटिफिकेशन, अगर बोलोगे कि सर आपने तो 2-1 बताया था, ठीक है, इस तरीके से आपने बताया था, तो देखिए ये आप लोगों का ये 1-2 और 2-1 का जो तरीका है, ये तरीका सिर्फ और सिर्फ हमें समझने के लिए। यस, एनसीईआरटी या किसी भी बुक ने इसको स्पेशलाइज्ड नहीं किया है, आप किसी भी तरीके से मान सकते हो, ठीक है। तो यहाँ हम हमारे तरीके से इसलिए अलग हो रहा है क्योंकि जो क्वेश्चन ने बोला उस तरीके से हम लेके चलते हैं, ठीक है। तो ये जो फोर्स है इस तरफ लग रहा है और फर्स्ट और थर्ड चार्ज के बीच में फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है, ठीक है। अब इस तरीके से जब हमारे बीच में फोर्सेस लग रहे हैं, तब हमें ये बताना है कि ये वाले फोर्स यानी F12 और फोर्स F13 के बीच का जो रेशो होगा वो रेशो कितना होगा, ये हमें फाइंड आउट करना है, ये हमें निकाल के बताना है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहली बात तो इन चारों कॉर्नर्स को मैं कुछ नाम दे देता हूं, ठीक है। चारों कॉर्नर्स को, फर्स्ट कॉर्नर को A, देन B, C और ये D, इस तरीके से मैंने चारों कॉर्नर्स को नाम दे दिया। अब सबसे पहले बात तो हम कौन सा फोर्स निकाल लेते हैं? F12, यानी हम निकाल लेते हैं, अब हम निकालते हैं क्या? फोर्स ऑन B बाय A, या हम चार्ज का नाम भी लिख सकते थे कि B के ऊपर चार्ज कौन सा है, तो हम ऐसा भी लिख सकते हैं इस पॉइंट को कि फोर्स ऑन, यहां पर ऑफ की जगह ऑन आएगा, ठीक है। हम यहां पर ये भी लिख सकते हैं क्या कि फोर्स ऑन Q2 बाय Q1। चलिए ठीक है, तो मैं एक काम करता हूं, उसी के हिसाब से लिख लेते हैं, ठीक है। क्या लिख लेते हैं? फोर्स ऑन Q2 बाय Q1 और दैट फोर्स इज गिवन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन F12, ठीक है। तो वो फोर्स की वैल्यू हम लिखें, तो उस फोर्स की वैल्यू जब हम लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? F12 इज इक्वल टू C इज अ कूलम्ब कांस्टेंट, दोनों चार्जेस का प्रोडक्ट लेंगे हम लोग, तो क्या हो जाएगा? Q1 एंड Q2, ठीक है। लेकिन हमको क्वेश्चन में एक बात और विशेष तौर पे ध्यान देनी है कि क्वेश्चन में यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि 3 इक्वल चार्जेस। 3 इक्वल चार्जेस, इसका मतलब Q1, Q2, Q3 क्वेश्चंस में डायग्राम में भले बना हुआ लेकिन सबकी वैल्यू सेम है, तो इसलिए हम लोग यहाँ पर क्या लिख सकते हैं? तो इसलिए हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं Q1 Q, तो सेम Q हो जाएंगे, तो Q स्क्वायर डिवाइड बाय बीच की डिस्टेंस, तो डिस्टेंस कितनी है? A है, तो A स्क्वायर, ये फोर्स आ जाएगा। इसी तरीके से हम निकाल लेते हैं क्या? अगला फोर्स, तो अगला फोर्स हम निकाल लेते हैं, तो फोर्स ऑन Q3 बाय Q1। अब मैं फिर से बोल रहा हूं, आप इसको रिप्रेजेंट AB से भी कर सकते हैं, ठीक है। अब फोर्स ऑन 1-3 अगर हम निकालेंगे तो वो कितना आएगा? C इज अ कूलम्ब कांस्टेंट, फिर से चार्जेस दोनों के सेम हैं तो चार्जेस का स्क्वायर हो जाएगा Q स्क्वायर। अब यहाँ पर हमको ये वाली डिस्टेंस लेना है, तो ये बात ध्यान दीजिएगा कि ये वाली डिस्टेंस कितनी, तो दिस इज द डायगोनल ऑफ स्क्वायर, और डायगोनल ऑफ स्क्वायर क्या होता है? तो वो होता है A√2, नीचे यानी यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा? A√2 का होल स्क्वायर,
ठीक है, इसको और ज़्यादा अगर हम सॉल्व कर लें तो क्या आ जाएगा हमारे पास सी क्यू स्क्वायर डिवाइड बाय ए स्क्वायर, और यहाँ पर मैं इसको अलग से 1/2 लिख देता हूँ। ठीक है, इसका स्क्वायर होगा तो ए स्क्वायर और रूट से स्क्वायर कैंसिल 2 बचेगा। अब उसके बाद यहाँ पर हम अगले प्रोसेस देख लेते हैं। हमको एक्चुअली क्वेश्चन में क्या बोला है कि इन दोनों का हमको क्या चाहिए, रेशो चाहिए। तो F12 डिवाइड बाय F31, सॉरी 31 नहीं 13, ठीक है, तो F13 इसका हम रेशो निकाल लेंगे। तो F12 हमारे पास कितना है, तो दैट इज सी क्यू स्क्वायर डिवाइड बाय ए स्क्वायर, और ये वाला यहाँ पर कितना है, तो ये है सी क्यू स्क्वायर बाय ए स्क्वायर इंटू 1/2। अब ये पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा, ये ऊपर जाएगा, यानी हमारे पास जो रेशो आएगा वो आएगा 2:1। तो दैट इज आवर आंसर। तो इनके बीच में तो दोनों के मैग्नीट्यूड का जो रेशो होगा वो रेशो कितना होगा, दैट रेशो इज 2:1। ठीक है, ओके बच्चों, काफी अच्छे से क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं हम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने क्या है कि 4 इक्वल चार्जेस, फिर से ध्यान दीजिएगा, 4 इक्वल चार्जेस H plus Q are placed at the four corner of a square of side A. Then the Coulomb force experienced by the one charge due to rest of 3 charges. ठीक है, तो थोड़ा सा इसको समझिएगा, इसका भी ड्रॉ है यहाँ पर हमारे पास कुछ इस तरीके से। तो चारों इक्वल चार्जेस हैं, ठीक है, सभी के सभी इक्वल चार्जेस है, और कहाँ पर, एक स्क्वायर के कॉर्नर पर रखे हुए हैं। अब यहाँ पर इनके बीच की जो साइड है वो कितनी दे दी थी हमको, ए और ए। ठीक है, हमें पता है इसका डायगोनल कितना होगा, तो स्क्वायर का डायगोनल जो होता है a√2 होता है। ये फॉर्मूला है, हम जानते हैं ज्योमेट्रिकल फॉर्मूले से। अच्छा, अब अगर ये सिमिलर चार्जेस है, इसका मतलब क्या है कि सभी को हम पॉजिटिव मान सकते हैं। तो अगर ये सिमिलर चार्जेस हैं तो ये चार्ज इसके ऊपर फोर्स किधर लगाएगा, या फिर इस वाले चार्जेस को हम मेन मान लेते हैं। तो इसकी वजह से इसके ऊपर फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा, या नीचे की तरफ लगेगा। इसको मैं नाम दे देता हूं, पॉइंट्स को, कॉर्नर्स को A B C, ठीक है, नाम दे देते हैं हम कौन कौन से, A B C देन D। अब इसके ऊपर जो फोर्स यहाँ पर लग रहा होगा, इस फोर्स को मैं क्या बोल सकता हूँ, तो ये फोर्स को बोल सकता हूँ FA। ठीक है, क्योंकि A की वजह से लग रहा है। फिर यहाँ पर इस C की वजह से ये इसको भी रिपेल करेगा, तो ये फोर्स की डायरेक्शन इस तरफ जाएगी, और ये फोर्स कितना होगा, FC। फिर यहाँ पर B की वजह से फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा, यहाँ पर बीच में, और दैट फोर्स इज FB। तो इस तरीके से हम देखेंगे कि 3 चार्जेस की वजह से एक चार्ज के ऊपर फोर्स इस डायरेक्शन में हमको देखने को मिल रहा है। लेकिन चलिए सबसे पहले सारे फोर्सेस की वैल्यू को हम काउंट कर लेते हैं, निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं निकाल लेता हूं कि FA एक्चुअली कितना होगा, ठीक है, फोर्स ऑफ A कितना होगा, तो वो कितना होगा, तो वो होगा दोनों का C इज अ कूलम्ब कांस्टेंट, दोनों चार्जेस Q1 Q2, तो वो हो जाएगा दैट इज Q स्क्वायर, ठीक है, और डिवाइड बाय दोनों का जो डिस्टेंस होगी उस डिस्टेंस का होल स्क्वायर, तो ये A स्क्वायर। फिर साथ ही साथ में हमको फोर्स ऑन C के जरिए अगर हम फोर्स देखेंगे कि FC कितना होगा, तो वही चीज कूलम्ब कांस्टेंट Q1 Q2, इट मीन्स Q स्क्वायर डिवाइड बाय A स्क्वायर। फिर उसके बाद फोर्स ऑन B देखेंगे, या B की वजह से अगर हम फोर्स देखेंगे तो वो हो जाएगा C, फिर से वही कूलम्ब का, तो Q1 Q2 और डिवाइड बाय A√2 का होल स्क्वायर। सभी को इतनी बातें तो बड़ी आसानी से क्लियर हुई होगी कि किस तरीके से हमने फोर्सेस की वैल्यू, कूलम्ब से फोर्सेस। लेकिन एक्चुअली इसके ऊपर नेट फोर्स कैसे निकालेंगे वो हमें निकालना है। चलिए थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करते हैं। अभी मैं यहाँ पर इस वाले फोर्सेस की वैल्यू को अभी जरा हटा देता हूँ। इससे पहले इन दोनों का नेट फोर्स या रिजल्टेंट फोर्स निकालते हैं। तो देखिएगा, समझिएगा कि यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर वेक्टर एडिशन आप लोगों को समझ में आना चाहिए, वेक्टर्स के जरिए इसको जोड़ना। ठीक है, तो वेक्टर्स के जरिए इसको किस तरीके से, तो ये 11th क्लास में वेक्टर एडिशन हम लोग सीखते हैं। तो दो वेक्टर्स को जोड़ने का हमारे पास एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है, और वो फॉर्मूला क्या होता है, दो वेक्टर्स को जब हम जोड़ते हैं तो वो होता है A1 का स्क्वायर
प्लस A2 का स्क्वायर प्लस 2A1 A2 कॉस ऑफ थीटा। ये हमारे पास ये होता है हमारे पास किसी वेक्टर को एडिशन करने का फॉर्मूला। ठीक है, अब ये फॉर्मूला होता है, साथ ही साथ में हम इसको कंपोनेंट के बेसिस पे भी सॉल्व कर सकते हैं। तो ये फॉर्मूला आपको लर्न करना है, याद रखना है, ये फॉर्मूला यहाँ पर यूज करेंगे हम लोग। तो देखिए, एक जो फोर्स है वो इस डायरेक्शन में यूज हो रहा है, सॉरी एक जो फोर्स है वो इस डायरेक्शन में और एक फोर्स है इस डायरेक्शन में। तो दोनों फोर्सेस को जब हम यहाँ से दोनों कॉर्नर को जब हम इस तरीके से मिलाएंगे, ठीक है, तो ये इस डायरेक्शन में इसका रिजल्टेंट मिलेगा, ये इन दोनों की वजह से रिजल्टेंट मिलेगा। और इसकी वैल्यू हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, तो वही वेक्टर एडिशन से। लेकिन इन दोनों के बीच का एंगल अगर हम यहाँ से यहाँ तक देखेंगे तो दैट एंगल विल बी 90 डिग्री। ठीक है, चलिए तो अब हम फोर्स की, अच्छा अब यहाँ पर अगर आप दोनों फॉर्मूले के ऊपर अगर ध्यान से देखोगे, जो दोनों फोर्सेस हमने निकाले FA और FC, तो दोनों फॉर्मूले वाइज एक दूसरे के सेम है, यानी हम बोल सकते हैं दोनों सिमेट्रिक हैं, यानी फोर्स ऑफ A और फोर्स ऑफ C, यानी हम ऐसा लिख सकते हैं FA इज इक्वल टू FC बिकॉज बोथ आर सेम डिस्टेंस एंड इनका दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होगा, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। ठीक है, हम देख पाते हैं क्योंकि ये सेम इनके ऊपर चार्जेस हैं प्लस डिस्टेंस भी इनके बीच में सेम है। चलिए, तो अब इनका सबसे पहली बात तो हम रिजल्टेंट निकालते हैं। तो इन दोनों के बीच का हमारे पास रिजल्टेंट फोर्स कितना होगा, ठीक है, इन दोनों के बीच का हमारे पास रिजल्टेंट फोर्स कितना होगा, तो वो हम कैसे निकालेंगे, तो वो हम निकालेंगे, तो यहाँ पर मैं R लिख रहा हूँ यानी रिजल्टेंट फोर्स, तो वो हमारे पास कितना होगा, तो वो होगा F, ठीक है, FA का स्क्वायर प्लस FC का स्क्वायर प्लस 2FA इंटू FC और कॉस थीटा की जगह पर यहाँ पर 90 आएगा। काफ़ी अच्छे से समझ में आ रहा होगा। और हमें मालूम है कि कॉस 90 की वैल्यू 0 होती है, इट मीन्स ये पूरी की पूरी वैल्यू यहाँ पर फिनिश हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। तो यहाँ पर हमारे पास रिजल्टेंट फोर्स और ये दोनों फोर्सेस एक दूसरे के इक्वल है, तो इसलिए हम इसको क्या लिख सकते हैं, तो इसलिए हम इसको लिख सकते हैं 2F, ठीक है, FA का होल स्क्वायर, FA लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम, क्योंकि सेम फोर्सेस है। अब यहाँ से रिजल्टेंट फोर्स अगर हम देखेंगे तो वो हमारे पास कितना आ जाएगा, तो वो आ जाएगा FA अंडर रूट 2, क्योंकि स्क्वायर है तो ये बाहर आ जाएगा रूट के और 2 बच जाएगा अंडर रूट। तो ये हमारे पास इस डायरेक्शन में एक नया फोर्स आया और ये फोर्स कितना है, FA अंडर रूट 2। ठीक है, सभी को क्लियर हो रहा है। अब लेकिन हमने एक और चीज देखेंगे कि ये जो है B वाला भी इसी डायरेक्शन में एक और फोर्स जनरेट कर रहा है इसी डायरेक्शन में, और हमें ये मालूम है कि जब दोनों फोर्सेस सेम डायरेक्शन में हो, एक ही डायरेक्शन में एक्ट कर रहे हो, तो हम सीधे सीधे उन दोनों फोर्सेस को क्या कर सकते हैं, प्लस कर सकते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि इन दोनों की वजह से ये जो रिजल्टेंट फोर्स आया है वो इस वाले फोर्सेस में हमको ऐड करना पड़ेगा। यानी हम ये बता सकते हैं, अब हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर समझिएगा कि हमारे पास में जो नेट फोर्स आएगा, ठीक है, हमारे पास में ये जो नेट फोर्स आएगा वो नेट फोर्स कैसे आएगा, तो वो नेट फोर्स हमारे पास में आएगा जिसको मैं F से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, वो आ जाएगा FA अंडर रूट 2 प्लस, और ये वाला फोर्स कौन सा, FB फोर्स। अब यहाँ पर हम दोनों की वैल्यूज को लिख लें, तो FA फोर्स हमारे पास में कितना था, तो दैट फोर्स इज अंडर रूट 2 को मैं आगे लिख देता हूँ CQ स्क्वायर बाय A स्क्वायर, और FB वाला जो फोर्स है हमारे पास में वो फोर्स क्या है, तो दैट फोर्स इज CQ स्क्वायर, ठीक है, डिवाइड बाय 2A स्क्वायर। ओके, इतना आसानी से कवर है। अब यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, हल्का सा मैथमेटिक्स है यहाँ पर। अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से कॉमन ले लेते हैं। कॉमन लेके अगर मैं यहाँ से इसका कुछ इस तरीके से कर भी दूँ, तो हमारे पास जो नेट फोर्स आएगा वो नेट फोर्स क्या होगा, तो दैट नेट फोर्स इज CQ स्क्वायर बाय 2A स्क्वायर, और इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 2 अंडर रूट 2 प्लस 1। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा,
ये हमारे पास हो जाएगा एक चार्ज के ऊपर रिजल्टेंट फोर्स। ये यहाँ पर समझ में आ गया, यहाँ पर कुछ नहीं करा हमने, सिंपली कॉमन लेके एलसीएम लिया है। तो ये हमारे इस चार्ज के ऊपर, मतलब इन तीनों चार्जेस की वजह से इस सिंगल चार्ज के ऊपर नेट फोर्स कितना होगा, तो वो ये होगा। और सी यहाँ पर क्या है, तो सी है यहाँ पर कूलाम्ब कांस्टेंट। हो सकता है कि वहाँ पर एग्जाम में या फिर आप जब आप इसके ऑप्शंस देखो तो उस ऑप्शंस में आपको इसकी वैल्यू आपको देखने को मिले 1/4πε0। ठीक है, तो उम्मीद है बच्चों ये क्वेश्चन आप लोगों को इजीली समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, कि 4 चार्जेस इक्वल टू -q एंड प्लेस्ड एट द 4 कॉर्नर ऑफ अ स्क्वायर। ठीक है, एंड अ चार्ज q इज एट इट्स सेंटर। ठीक है, इफ द सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम व्हाट इज द वैल्यू ऑफ q इज। ठीक है, तो इसका ड्रॉ देखते हैं सबसे पहले। तो कुछ इस तरीके का हमारे पास में क्वेश्चन है कि चारों कॉर्नर्स पे सिमिलर चार्जेस हैं हमारे पास -q। ठीक है, अब सीधी सी बात है, हम लोगों को इसको देखकर क्या समझ में आ रहा है, इसको देखकर हमारे पास में हमें ये समझ में आ रहा है कि इसके ऊपर कुछ ना कुछ फोर्सेस ये आपस में एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं। ठीक है, अब क्या लिखा हुआ है यहाँ पर समझिएगा। ठीक है, कि ए चार्ज q इज एट इट्स सेंटर। तो एक चार्ज है जो इसको हम कहाँ रख रहे हैं, इसके सेंटर पर रख रहे हैं, दैट चार्ज इज q। ठीक है, अब इफ द सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम, और ये रखते से ही ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में आ जाता है। तो इक्विलिब्रियम में आ जाता है, तो इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है, मैं बार बार आप लोगों को बताता हूं कि अब इनके ऊपर नेट फोर्स की वैल्यू, हर एक चार्ज के ऊपर नेट फोर्स की वैल्यू कितनी हो जाना चाहिए, 0। तो सबसे पहली चीज समझिएगा कि इन दोनों फोर्सेस, ये दोनों एक कैसे सिमिलर फोर्सेस है, इसका मतलब इसके बीच में रिपल्सन फोर्स काम करेगा। ठीक है, तो फिर से मैं नाम लिख देता हूं सारे कॉर्नर का, A B C और ये D। जब इस तरीके से, तो यहाँ पर इसके बीच में इधर ये इसको रिपेल करेगा कुछ इस डायरेक्शन में। सारे फोर्सेस की हम वैल्यू भी नाम लिख सकते हैं। तो ये फोर्स कौन सा होगा, तो दैट फोर्स इज FC। ये इसके ऊपर जो फोर्स लग रहा होगा इसकी वजह से रिपल्शन, ये फोर्स कौन सा होगा, तो ये फोर्स है हमारे सामने FA। ठीक है, तो ये फोर्स है हमारे पास FA। फिर ये इसको इधर रिपेल कर रहा होगा इस डायरेक्शन में, तो इस नाम हम क्या रख देते, तो ये फोर्स है हमारे पास में FB। फिर ये इसको इधर इस डायरेक्शन में रिपेल कर रहा होगा, तो इस फोर्स की वैल्यू क्या है हमारे पास में, FC, सॉरी C नहीं D। ठीक है, तो ये फोर्स जो होगा वो होगा FD। इतनी बात सभी को क्लियर हो रही है। ये हम जानते हैं कि स्टार्टिंग में कुछ इस तरीके से बीच में हो रहा होगा, हालांकि ये इधर भी रिपल्शन हो रहा होगा, इसके ऊपर इस डायरेक्शन में रिपल्शन, ये इस डायरेक्शन में रिपल्शन, ये इसके ऊपर रिपल्शन, ये सभी के सभी इस डायरेक्शन में कुछ रिपल्सिव फोर्स काम कर रहे होंगे। ठीक है, इतनी बात सभी को समझ में आई। तो ये इस तरीके से ये चार्जेस कहीं ना कहीं चारों एक दूसरे को इस तरीके से इस डायरेक्शन में रिपल्सिव फोर्स लगा रहे थे। और अब आप ये भी लिख सकते हो कि ये वाला जो फोर्स है वो उसकी वजह से FC होगा, देन ये फोर्स होगा FD, ये वाला फोर्स होगा FB, और ये वाला फोर्स होगा कौन सा, तो ये इसकी वजह से लग रहा है, तो ये CFC। फिर ये वाला फोर्स होगा, दैट फोर्स इज FD, और ये वाला फोर्स कौन सा होगा, इस तरफ जो इसको लग रहा होगा, दैट फोर्स इज FA। तो इस तरीके से हमने फोर्सेस को देखा। यहाँ पर ये और देख लेते हैं, तो ये फोर्स होगा FB और ये फोर्स होगा FA। देखिए ये हम इसे बहुत आसानी से, बहुत जल्दी में, लेकिन सारी चीज़ें अच्छे से सोचिए, डायग्राम के बारे में पहले अच्छे से सोचिए किस तरीके से फोर्सेस लग रहे हों। अब सबसे पहली बात तो अब आप सोचिए कि क्या यहाँ नेगेटिव चार्ज रखने की वजह से काम होगा, नहीं। अगर हम नेगेटिव चार्ज रखेंगे तो नेगेटिव के बीच में रिपल्शन और होगा, ये सभी को और मिला के धक्का देगा, मतलब नेगेटिव चार्ज की वजह से तो इक्विलिब्रियम नहीं आ सकता। तो हमें कहीं ना कहीं इक्विलिब्रियम क्रिएट करने के लिए यहाँ पर कौन सा चार्ज रखना पड़ेगा, तो पॉजिटिव चार्ज रखना पड़ेगा। अब जैसे ही हमने यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज रखा, तो अब आप थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा कि पॉजिटिव चार्ज रखा तो ये एक अट्रैक्शन फोर्स काम करने लग जाएगा इस डायरेक्शन में, ये उसको अट्रैक्ट करेगा। अब थोड़ा सा समझिए कि ये वाला फोर्स इस वाले फोर्स से कैंसिल आउट हो सकता है,
ये वाला फोर्स इस वाले फोर्स से कैंसिल आउट हो सकता है और ये वाला फोर्स इस वाले फोर्स से कैंसिल आउट हो सकता है। मुझे उम्मीद है आप सभी को इतनी बात समझ में आ रही होगी, ठीक है, कि इस तरीके से क्या हो सकता है, वो सारे के सारे फोर्सेस एक दूसरे से कैंसिल आउट हो सकते हैं और एक चार्ज के ऊपर नेट फोर्स 0 हो सकता है, ठीक है। तो कुल मिला के हम लोगों से वो क्वेश्चन में एक और चीज पूछ रहा है कि इस क्यू की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होना चाहिए या इस क्यू का नेचर कैसा होना चाहिए इस सेंटर वाले चार्ज का। तो हमको ये पता चला कि सेंटर वाले चार्ज का जो नेचर है वो पॉजिटिव होना चाहिए, सभी ये नेगेटिव है। तो इक्विलिब्रियम जनरेट करने के लिए क्यू चार्ज की वैल्यू जो होना चाहिए वो पॉजिटिव होना चाहिए। अब चूंकि हमने देख लिया कि इसके ऊपर नेट फोर्स 0 इस कंडीशन में आ सकता है, तो चलिए हम लगा के देखते हैं, ठीक है। तो हम ये देखते हैं कि इसको रखे जाने की वजह से इसके ऊपर एक फोर्स ये वाला और ये वाला फोर्सेस एक दूसरे के इक्वल हो गए, तो ये दोनों फोर्सेस को लेकर हम काम करते हैं, ठीक है। चलिए तो थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा कि यहाँ पर मैं एक काम करता हूँ, इस सेंटर वाले पॉइंट को नाम दे देता हूँ O, तो इस फोर्स को नाम दे देते हैं हम FO। अब एक फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है, उसके ठीक अपोजिट डायरेक्शन में ये फोर्स लग रहा है, इसका मतलब हम ये यहाँ पर क्या लिख सकते हैं कि FC फोर्स इज इक्वल टू FO फोर्स लिख सकते हैं, ठीक है। अब FC वाला फोर्स जो होगा तो वो फोर्स की वैल्यू लिखेंगे, तो C दैट इज कूलम्ब कांस्टेंट और यहाँ पर क्या हो जाएगा Q स्क्वायर, ठीक है। क्यों हालांकि इनके हम चार्जेस नहीं लेते हैं, इनका नेचर नहीं लेते हैं, सिर्फ इनका मैग्नीट्यूड चाहिए फॉर्मूले के अंदर, डिवाइड बाय इनके बीच की डिस्टेंस। तो डिस्टेंस जो होगी वो डायगोनल हो जाएगी, तो डायगोनल क्या है इसका a√2 का होल स्क्वायर, ठीक है। फिर सेंट्रल फोर्स की वजह से, तो सेंट्रल फोर्स क्या हो जाएगा, तो दैट इज कूलम्ब कांस्टेंट Q क्योंकि ये दोनों चार्जेस लेना पड़ेगा हमें, डिवाइड बाय, अब हमें ये वाली डिस्टेंस चाहिए, तो ये वाली डिस्टेंस क्या है इस डायगोनल के एकदम सेंटर में, तो डायगोनल का हाफ मतलब कितना हो जाएगा, तो a√2/2 का होल स्क्वायर, ठीक है। इतनी बात सभी को समझ में आई। चलिए अब हम इसे और अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं, तो C से C कैंसल, एक Q से एक इधर का Q कैंसल, और ये इससे आप देखोगे ये पूरे कैंसिल, लेकिन नीचे इसका स्क्वायर है ना 4 बचा होगा। तो अब हमारे पास फाइनली 4 कहाँ जाएगा, इस तरीके से ऊपर जाएगा, तो हमारे पास यहाँ पर क्या बचा है, तो हमारे पास यहाँ पर बचा है Q इज इक्वल टू 4Q, यानी Q की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, तो Q की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास Q/4, यानी Q का मैग्नीट्यूड तो Q/4 होना चाहिए, लेकिन उसके पास चार्ज अगर इक्विलिब्रियम क्रिएट करना है तो नेगेटिव आना चाहिए, मतलब हमारा आंसर होगा -Q/4, ये चार्ज होना चाहिए, ये होगा हमारा आंसर। तो उम्मीद है बच्चों समझ में आया होगा। देखिए हम इसे बहुत स्पीड से काफ़ी फास्टली भी कर सकते हैं, लेकिन शुरुआत में आप धीरे धीरे कीजिए, थोड़ा हम समझने की कोशिश कर रहे हैं, क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्या है हमारे पास में कि पॉइंट चार्ज आर प्लेस्ड द कॉर्नर ऑफ अ स्क्वायर ऑफ साइड A, ठीक है। द वैल्यू एंड द नेचर Q कैन बी बेस्ट रिप्रेजेंट टू मेक द नेट फोर्स इज 0। चलिए इसका ड्रॉ देखते हैं हम। तो कुछ इस तरीके से कि हमारे पास में क्या है कि दो चार्जेस हम लोगों को पहले से ही गिवन है, कौन कौन से, Q और Q, और दूसरे हमने चार्जेस छोटे वाले रखे हैं। फिर से यही स्क्वायर है A और ये A। अब हमें ये बताना है कि ये दोनों जो स्मॉल चार्ज हैं ये Q वाले, इनका नेचर क्या होना चाहिए, ठीक है। नेचर का मतलब समझ लो पॉजिटिव होना चाहिए या नेगेटिव होना चाहिए। तो अगर ये दोनों चार्जेस को अगर हम पॉजिटिव मान लेते हैं तो इसके ऊपर नेट फोर्स 0 कैसे आ सकता है, थोड़ा सा समझिएगा कि सबसे पहले बात तो ये दोनों एक दूसरे को रिपेल कर रहे होंगे, इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा होगा, ठीक है, इसके ऊपर। और अगर ये वाला चार्ज नेगेटिव है तो ये इस तरफ फोर्स लगाएगा, और ये वाला भी अगर हमने फिर नेगेटिव माना तो ये वाला फोर्स भी किस तरफ, इस तरफ लगाएगा। और यही एक कंडीशन ऐसी है जिसमें ये इक्विलिब्रियम स्टेट में आ सकते हैं। अगर इसे भी हम पॉजिटिव मान लेंगे तो ये इधर रिपेल करेगा, ये भी इधर रिपेल करेगा, यानी नेट फोर्स कहीं ना कहीं एक ही डायरेक्शन में जा रहा होगा। तो अब यहाँ पर इस कंडीशन में नेट फोर्स 0 हो सकता है। तो हमें एक चीज तो पता चल गई कि जो Q जो स्मॉल चार्ज है उसका नेचर कैसा होना चाहिए,
तो इसका नेचर हमारे पास में यानी Q का जो नेचर होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, तो वो होना चाहिए अपोजिट ऑफ Q, यानी Q के अपोजिट। अगर ये दोनों नेगेटिव चार्ज है तो वो पॉजिटिव होना चाहिए, और अगर ये दोनों पॉजिटिव चार्ज है तो हमारा जो Q चार्ज है वो नेगेटिवली चार्ज होना चाहिए। चलिए आगे करते हैं। तो अब किस तरीके से इसके ऊपर नेट फोर्स 0 है तो Q का आंसर हमें कैपिटल Q के टर्म्स में ला के बताना है उसको कि हमारा उस चार्ज की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, कैसी होनी चाहिए। चलिए इसे समझते हैं। तो सबसे पहली बात तो इन दोनों की वजह से सेम फोर्स डेवलप होगा। अब ये चीज़ आप लोगों को समझ में आने लगी होगी क्योंकि क्या है कि दोनों चार्जेस की वैल्यू सेम, दोनों की डिस्टेंस सेम। ठीक है, तो हम सबसे पहले बात तो एक फोर्स निकाल लेते हैं। तो जो फोर्स होगा वो क्या होगा, दैट फोर्स इज C इज अ कूलम्ब कांस्टेंट, C Q बाय A स्क्वायर। ये चाहे मैं ये वाला फोर्स निकालूं चाहे ये फोर्स निकालूं, ठीक है, सेम आएगी क्योंकि दोनों चार्जेस सेम है, डिस्टेंस सेम है, चार्जेस सेम है, डिस्टेंस सेम है। ठीक है, हाँ डायरेक्शन दोनों की अलग अलग है। अब फिर से अब दोनों का रिजल्टेंट देखेंगे तो रिजल्टेंट बनाने का तरीका हमने ये चीज़ देख चुके 11th क्लास में, और ये बीच में इसका रिजल्टेंट आएगा यानी इन दोनों का रिजल्टेंट और इनके बीच में 90 डिग्री का एंगल है। तो फिर से हम वही वाला एडिशन वाला फॉर्मूला यूज़ करें, वेक्टर एडिशन। तो हमारे पास जो फॉर्मूला होगा, ठीक है, फिर से मैं ये R रिजल्टेंट फॉर्मूला लिख लेता हूँ, तो फोर्स क्या होगा, तो वो हो जाएगा F स्क्वायर अगेन F स्क्वायर प्लस 2 FF और cos 90, और cos 90 की वैल्यू कितनी हो जाती है 0, तो ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी। यानी हमारे पास R कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास 2F स्क्वायर, यानी यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं F रिजल्टेंट फोर्स, तो वो हो जाएगा हमारे पास F√2। इतना आया। अब ये वाला फोर्स यानी ये वाला फोर्स जो है हमारे पास कितना है, तो ये वाला फोर्स है हमारे पास F√2। अब ये वाला फोर्स इस वाले फोर्स के इक्वल नहीं होना चाहिए, ठीक है, क्यों, क्योंकि इसके ऊपर नेट फोर्स हमें 0 लाना है, तो ये दोनों फोर्सेस एक दूसरे के इक्वल होना चाहिए। तो अब नेट फोर्स यानी इक्विलिब्रियम की कंडीशन अगर हम यूज करते हुए लगाएं तो इन दोनों के बीच का फोर्स यानी ये वाला फोर्स और ये वाला फोर्स बराबर होना चाहिए। तो इस वाले फोर्स को देख लेते हैं, तो क्या हो जाएगा C Q स्क्वायर बाय, अब यहाँ पर इनके बीच का डिस्टेंस, तो इनके बीच का डिस्टेंस क्या है, दैट डिस्टेंस इज √2 का होल स्क्वायर। ठीक है, फिर ये फोर्स कितना है, तो F√2, तो ये √2 लिख लेता हूँ मैं, और F की वैल्यू हम पहले ही निकाल चुके हैं, ये रही। तो क्या हो जाएगा C Q बाय A स्क्वायर। इतनी बात इजीली क्लियर हुई। चलिए कैंसल आउट करते हैं, तो ये C से ये C कैंसिल, एक Q से एक Q कैंसिल, ठीक है, और इसी तरीके से अगर हम देखेंगे तो ये A से A भी कैंसिल, तो यहाँ पर हमारे पास क्या बचेगा Q, और जो इसका रूट बचा था तो यहाँ पर 2 बच जाएगा। यहाँ पर हमारे पास फाइनली क्या क्या टर्म्स बची है, तो वो बची है Q बचा और साथ ही साथ में √2 बचा, नीचे का तो ये कैंसिल हो गया था। ठीक है, अब चूंकि हमें Q की वैल्यू निकालना है तो Q को मैं इधर ही रहने देता हूँ, इसको इधर ले जाएंगे तो Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2√2। तो आप चाहो तो इसको इस फॉर्म में आंसर लिख सकते हो, या फिर इसका रैशनलाइजेशन कर दें, तो रैशनलाइजेशन कर देंगे तो हमारे पास में इसका क्या आ जाएगा आंसर, तो वो आंसर आ जाएगा 2√2, और नीचे कितना हो जाएगा, तो नीचे हो जाएगा 8, यानी इसको 4, यानी हम इसको ऐसा लिख सकते हैं √2Q बाय 4। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। और इस चार्ज की जो नेचर होगा वो क्या हो जाएगा, अपोजिट टू चार्ज Q। ठीक है, अगर दोनों पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव हो जाएंगे। तो उम्मीद है बच्चों ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया होगा। तो ये कुछ इस तरीके के बेसिक क्वेश्चंस हैं, ठीक है, और ये अच्छे लेवल के भी क्वेश्चंस हैं जो IIT और नीट जैसी एग्जाम्स में आप लोगों के लिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो उम्मीद है बच्चों आपको ये जो न्यूमेरिक की क्लास थी ये काफ़ी अच्छे से समझ में आई होगी, थोड़े कॉन्सेप्ट क्लियर हुए होंगे। आप इसके न्यूमेरिकल आप इस तरीके से अटेम्प्ट कीजिए। आपको अगर कोई प्रॉब्लम आती है, कोई न्यूमेरिकल नहीं बनता है कॉलम्स लॉ के ऊपर बेस्ड, तो आप कमेंट्स बॉक्स में वो क्वेश्चंस मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है, मैं आपका उसको तुरंत जवाब दूंगा, या हो सके तो किसी क्लास में आप लोगों की इसी सारी क्यूरीज के लिए मैं एक स्पेशल क्लास बनाऊंगा। ठीक है,
तो आज की क्लास अगर आपको समझ में आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए। ठीक है, एग्जाम गुरुजी में आपका बहुत बहुत धन्यवाद।